हेलो मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमारे साथ आप जुड़े हमारे चैनल पर, मॉडलिंग और चैनल पर। कुछ लोग अभी आएंगे हमारे चैनल पर, तो मैं फुल जो है अपनी चर्चा आज आपके साथ करना चाह रहा हूँ कि हिंदी और उसके स्प्रेड को लेके आजकल बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ लेवल तक उसमें बातें हो रही हैं कि हिंदी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। और धीरे धीरे जैसे जैसे परचेजिंग पावर बढ़ रहा है भारत का, वैसे वैसे हिंदी या अन्य भारत की भाषाओं का विस्तार हो रहा है। लोग उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। क्योंकि मैं एक लिंग्विस्ट हूँ और मैंने पढ़ाई जो है अपनी स्पेनिश में की है, पोर्तुगीज में की है, फ्रेंच में की है, अंग्रेजी में की है और इंटरप्रेटिंग भी करता हूँ, ट्रांसलेशन एजेंसी भी चलाता हूँ। तो मेरे लिए हर लैंग्वेज, चाहे वो हिंदी हो, कोरियन हो या विदेशी भाषा हो या भारतीय भाषा हो, सब बराबर है। लेकिन जो जब हम बाइलेटरल रिलेशंस की बात करते हैं, कल्चरल रिलेशंस की बात करते हैं, उसको प्रमोट करने की बात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको देखना पड़ता है कि आप क्या चाहते हैं करना जिंदगी में। अब जैसे कि हिंदी की बात हम लेते हैं, तो देखिए बहुत बार क्या होता है, भाषाओं को लेके हम बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली नहीं सोचते हैं। अब उसके कारण से क्या होता है कि कुछ एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी, चाहे भारतवर्ष में हो या भारत के बाहर हो, दबे रूप में, छुपे रूप में साइलेंटली काम कर रही होती है और वो अपना एजेंडा सेट कर रही होती है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है बाद में, जब उसका इम्पैक्ट नजर आने लगता है। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अंग्रेजों को ही ले लीजिए। इस पे मैंने पहले भी चर्चा किया है हमारे मॉडलिंग व चैनल पे। अगर आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कैसे जब ओरिएंटल स्कूल का डेवलपमेंट हुआ और अंग्रेज लोग भारत में आए, और जब उन्होंने ट्रांसलेशन किया, और ट्रांसलेशन करने के बाद भारत की संस्कृति, भारत का इतिहास, इन सब को तोड़ा मरोड़ा। अब तोड़ने और मरोड़ने के बाद क्या किया उन्होंने कि वो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली अंग्रेजियत की बीज बो दी मैकाले ने 1835 में। और वो बीज इतना खतरनाक था कि धीरे 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 उसने भारत की जो आत्मा है, हिंदी या लोकल लैंग्वेजेस जिसमें हम बोलते थे, जनरली भारत में मल्टीलिंगुअलिज्म की परंपरा रही है। रीजनल लैंग्वेज और एक मेन लैंग्वेज जो जिस रीजन में आप रहते हैं वो, और तीसरा लैंग्वेज भी होता है जिसकी जानकारी लोगों को हो जाती है। तो इन परंपराओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऐसा स्ट्रेटजी बनाया कि सारे परंपरा को तोड़ दिया जाए और उनकी अपनी परंपरा चालू हो जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में अंग्रेजी घुसा दिया, और उसके बाद से जो बैरियर क्रिएट किया गया है और जो नैरेटिव्स बनाई गई हैं साइलेंटली, वो इतना खतरनाक है कि उससे हम आज तक जूझ रहे हैं। आपस में हम अपनी भाषाओं को लेके लड़ रहे होते हैं और गुलामी हम अंग्रेजी की करते हैं। लेकिन कुछ एक इनलाइटेंड लोग जो इस बात को समझते हैं वो भी कम नहीं है, और वो काम करते रहते हैं, सतत काम कर रहे होते हैं।
तो इसका मतलब ये है कि भाषा को लेके, भारतीय भाषाओं को लेके, हिंदी को लेके खास के, ऐसी बात नहीं है कि कोई उसको प्रमोट नहीं करता या उसको कोई प्रोटेक्ट नहीं करता या उसको कोई आगे नहीं बढ़ाता, लेकिन जब गुलाम हो जाते हैं हम हैं, और जब हमारी भाषाओं में इकोनॉमी नहीं आती, पैसे नहीं आते, पावर नहीं आता, तब ऐसी स्थिति में बहुत सारी मुश्किलों का हमने सामना करना पड़ता है। और उसमें सबसे पहला जो इम्पैक्ट होता है वो भाषाओं पे होता है। और वही कारण है कि भारत की भाषाएं जैसे हिंदी है, तमिल है, तेलुगु है, मराठी है, कन्नड़ है, पंजाबी है, उर्दू है, ये जितने भी हम पॉपुलर भाषा हो या ट्राइबल भाषा हो, इन सब का अपना एक महत्व है। मेरी अपनी मातृभाषा है, मेरे गांव की बज्जिका बोलते हैं उसको, सबका अपना अपना एक महत्व है। और उस महत्व को अगर हम अपने तरीके से ध्यान नहीं देते उस पे, तो कोई दूसरा हमारे लिए क्यों आएगा? अगर कोई दूसरा हमारे लिए नहीं आएगा और जो पावरफुल लैंग्वेज है वो धक्का देगा ही देगा, पावरफुल लैंग्वेज की ओर हम ज्यादा जाते हैं, उसी में ट्रांसलेशन होता है। अंग्रेजी वाले लोग हिंदी में कम ट्रांसलेशन करते हैं, लेकिन हिंदी भाषी जो राइटर होते हैं उनका ट्रांसलेशन, अनुवाद जो है अंग्रेजी में ज्यादा होता है। और ये प्रूफ एंड फैक्ट है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, इस पर रिसर्च भी हो रखा है, इस पर मैं चर्चा करूंगा बाद में। लेकिन हिंदी को प्रमोट करने वाले लोगों ने और भारत के तरफ बायलैटरल रिलेशंस डेवलप करने वाले लोगों ने डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू साउथ कोरिया में हिंदी भाषा का एक्सपेरिमेंट किया। और जब साउथ कोरिया के साथ भारत के संबंध सुधरने शुरू हुए, तब वहां पर भारत के लोगों ने डिप्लोमेसी के तहत दोनों तरफ से सेंटर्स खोले। भारत में जो कोरियन सेंटर स्टडीज है वो बाद में खुला, लेकिन हिंदी 1983 में फॉरेन लैंग्वेज स्टडीज के तौर पे बुसान यूनिवर्सिटी में लॉन्च किया गया साउथ कोरिया में। 1983 की मैं बात कर रहा हूं, मेरे पास रिपोर्ट है। 1972 में भी प्रयास किए गए थे, लेकिन बायलैटरल रिलेशंस जैसे जैसे सुधरते गया और भारत का जब उदारीकरण हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ और लोग और इंटरेस्ट लेना शुरू किया, तब भारत में भी, मुझे याद आ रहा है जब मैं जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में था 1994-95 के तहत के समय, कोरियन स्टडीज फुल फ्लेज लॉन्च किया गया, सेंटर ऑफ कोरियन स्टडीज। वहां के चेयरपर्सन और कुछ मित्र जो हमारे उस समय हमारे साथ पढ़ते थे, कुछ जूनियर्स थे, वो सब वहां से पढ़े लिखे अभी भी हैं। और भारत से बहुत सारे, भारत में कोरिया के गवर्नमेंट ने उस समय, मैं 1994 की बात कर रहा हूं, फिर बाद में मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूं, रिपोर्ट है मेरे पास, कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स भी हैं। जो सबसे पहला रिपोर्ट मेरे पास है वो है हिंदुस्तान टाइम्स का 2007 का, और यह है जनवरी 5, 2007 का, जिसमें बहुत ही वोकल तरीके से बताया गया है कि भारत और साउथ कोरिया के बीच में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है उसके तहत लगभग 200 कोरियन कंपनी ने भारत में निवेश किए। उसमें से प्रोमिनेंट है सैमसंग, डाइबू मोटर्स, एलजी एंड और भी बहुत सारे कोरिया की कंपनी जो आई हैं भारत में। इससे क्या है कि कोरिया में बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिक या बिजनेस पीपल हैं, कम्युनिटी है या स्टूडेंट्स हैं जो भारत आके इन कंपनियों में काम करती हैं। और वही नहीं, यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, जैसे पाथवेज है गुड़गांव में, वहां पे भी बच्चे भारत में आके अच्छा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लेते हैं। मेडिकल फैसिलिटीज के लिए भी आते हैं कोरिया से बहुत सारे लोग। दिल्ली में आपको बहुत सारे स्पेशल गेस्ट हाउस मिल जाएंगे जहां पे कोरिया के लोग आके रहते हैं। और ये इंटरेस्ट जो है धीरे 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 उनका बढ़ा है भारत की ओर। अब ऐसी स्थिति में जब भारत का इकोनॉमी बढ़ रहा है, तेजी से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसी स्थिति में
कोरियन सरकार ने बुसान यूनिवर्सिटी में जो हिंदी की पढ़ाई जहां हो रही है वो डिपार्टमेंट ही बंद करने का ऐलान कर दिया है। अब इसके कारण से क्या हो रहा है कि वहां पे जो स्टूडेंट्स, बच्चे जो हिंदी की ओर, भारत की ओर इंटरेस्टेड थे, या भारत से जो लोग वहां पे गए हुए हैं जिनको अपने कल्चर से कनेक्ट होना है, उनको हिंदी सीखने के लिए अब बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ेगा, नंबर 1। और ये बायलैटरल रिलेशंस जो है दोनों तरफ से होना चाहिए। यूनिलैटरल अगर हम करते हैं तो बहुत मुश्किल की बात होगी। तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, मैं हो सकता हूं गलत हूं, कि इस चीज को दोनों सरकार को इंटरवीन करके ध्यान देना चाहिए, नंबर 1। जो वहां के स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं, मूवमेंट ला रखा है, उन्होंने चला रखा है, गुहार लगाई जा रही है वेरियस डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस है साउथ कोरिया में, जिसका रीजनल सेंटर है सियोल में, वहां पे सिग्नेचर कैंपेन किए गए हैं। राजदूतावास में वहां के बच्चों ने एप्लीकेशंस दिए हैं। एक जो प्रॉपर डिप्लोमेटिक चैनल है वो सारे चैनल यूज किए हैं। उसके बावजूद साउथ कोरिया की सरकार हिंदी को नजरअंदाज करना चाहती है और वो जस्टिफाई कर रही है कि भारत में हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या कम है और अंग्रेजी बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, तो अब हम अंग्रेजी क्यों ना सिखाएं बच्चों को भारत जाने के लिए कि हिंदी सिखाएं। ये सरकार और पॉलिसी मेकर्स वहां पे जस्टिफिकेशन दे रही हैं। तो ये एक ऐसा जो भ्रमित करने वाला जो तथ्य है, जो कुछ एजेंडा के तहत सेट किया गया होगा, इसको कौन रोकेगा। अब मैं थोड़ा सा भोकल हो रहा हूं और मैंने आज जो मैसेज भेजा है उसमें मैंने हो सकता है कुछ लोगों के विचार को ट्रिगर कर दिया हो, ये सोचने पे मजबूर कर दिया हो कि मैं कौन होता हूं हिंदी को कोरिया में थोपने वाला। मैं मानता हूं इस पॉइंट पे मैं गलत हूं, वैसे ही जैसे कि कोरियाई सरकार भारत में आके कोरियन स्टडीज को थोप नहीं सकती। लेकिन जो कॉमन मैन, स्टूडेंट्स और उनके इमोशंस की बात आती है, तो इंडिविजुअली पर्सनल लेवल पे एज ए लिंग्विस्ट और हिंदी स्पीकर मेरा राइट बनता है, मेरी ड्यूटी बनती है कि वहां के बच्चों का मनोबल बढ़ाया जाए, नंबर 1। वहां की सरकार के पास मैसेजेस भेजे जाए, नंबर 2। और उनको जस्टिफाई किया जाए कि देखो भाई, भारत में अंग्रेजी उतना पॉपुलर नहीं है जितना हिंदी है। डेटा बता रहा है कि भारत में कम से कम 40 से 45% बोलने वाले लोग जिसकी पहली भाषा है वो हिंदी है, और दूसरी भाषा वाले लोग को अगर जोड़ दें तो घुमा फिरा के 50 से ज्यादा प्रतिशत लोग हिंदी बोलते हैं। और ऐसी स्थिति में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है अगर वहां के बच्चे भारत में आए और अंग्रेजी बोलें, और तो वो क्या होगा, एक विदेशी बन के रह जाएंगे और यहाँ पे इंटीग्रेट सही तरीके से भारतीय समावेश में नहीं कर पाएंगे, ना तो फैक्ट्री में सही से कर पाएंगे, ना तो एजुकेशन में कर पाएंगे, ना भारत और साउथ कोरिया के बीच में बायलैटरल रिलेशंस डेवलप कर पाएंगे। तो क्या सिर्फ भारत के लोग ही कोरियाई भाषा को सीखेंगे, कोरियाई लोग हिंदी को नहीं सीखेंगे क्या? ये तो एक तरफा कहानी हो गया ना। तो ये बायलैटरल रिलेशंस की जब हम बात करते हैं तो दोनों राष्ट्रों को डिसीजन लेने का पूरा अधिकार है, लेकिन जब कभी भी कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए जाएं जो गलत हो या जो तर्क संगत ना हो तो सवाल तो उठेगा ही। इसीलिए मैंने ये सवाल किया है। मेरा इरादा भारत और साउथ कोरिया के बीच में कोई डिप्लोमेटिक रिफ्ट तैयार करना नहीं है, और ना ही कोई ऐसा
ट्रिगर करना है पॉइंट जिससे कि कंट्रोवर्सी हो, सिर्फ गुजारिश करनी है, रिक्वेस्ट करना है कि कोरिया सरकार बात समझने की कोशिश कीजिए। हिंदी और ज्यादा अभी पॉपुलर हो रहा है, बाहर से, विदेशों से, अमेरिका से, कनाडा से, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, रूस से, यूरोप से लोग हिंदी आके सीख रहे हैं और ये नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ा है, जबकि आप अब जस्टिफिकेशन उसके टोटली अपोजिट में दे रहे हैं। तो प्लीज मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट होगी मित्रों कि आप जरा इस बात को अपने तरीके से जिस जिस लेवल तक प्रचार प्रसार कर सकते हैं करने का कोशिश करें। कल के टॉक में हमने इलिया से बातचीत किया था जो रूस में रहते हैं, उन्होंने बताया कैसे हिंदी को बढ़ाने के लिए चारों तरफ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लगे हुए हैं। वैसे ही अभी मैं देख रहा हूं हमारे चैट बॉक्स में सत्य प्रकाश जी हैं भारत के, जो आजकल कोरिया में रह रहे हैं, साउथ कोरिया में रह रहे हैं, और वो कुछ बताना चाहते हैं चैट के माध्यम से। वो लाइव भी होना चाहते थे, कभी मौका मिलेगा तो लाइव होंगे उनके साथ, लेकिन आज मैं सोलो बातचीत आपसे करना चाह रहा था। लेकिन चैट के माध्यम से अगर कुछ आपके विचार हैं तो आप कमेंट दे सकते हैं। कुछ देर के बाद फिर मैं अंग्रेजी मोड में आ जाऊंगा ताकि जो विदेशों में जो लोग हैं हिंदी को समर्पित या डिप्लोमेटिक मिशन वाले लोग हैं जिनको हिंदी की समझ नहीं है, वो मुझे हिंदी में ना सुन के अंग्रेजी में सुने, ताकि हमारी बात उन तक पहुंच सके और हिंदी के साथ जो अत्याचार होने का पॉसिबिलिटी नजर आ रहा है वो ना हो के हमारे सेंटिमेंट्स का भी थोड़ा ख्याल रखा जाए। हम कोरिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बहुत बड़े कंज्यूमर हैं, जैसे सैमसंग मोबाइल फोन के हैं, उनके डेबू मोटर्स के हैं, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, और उनके बहुत सारे ऐसे सामान, ऑटोमोबाइल और भी एजुकेशनल मटेरियल्स, इन सब के कंज्यूमर्स, तो क्या कंज्यूमर का ख्याल नहीं रखेंगे। और सत्यप्रकाश जी बता रहे हैं वहां पे कोरियाई भाषा हर जगह बोली सुनी जाती है, अंग्रेजियत नहीं आती वहां पे, और दूसरी भाषाएं नहीं आती, टेलीविजन चैनल पे, सिनेमा में, हर जगह। लेकिन भारत में हिंदी सिनेमा में हिंदी में भी दिखाई जाती है, बोलचाल की भाषा को यूज करके इमोशंस जगाए जाते हैं, जो दर्शक हैं उनके पॉकेट से पैसे ले लिए जाते हैं, और बाद में फिर उन पे अंग्रेजियत थोपी जाती है। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम्स है वो भी एक प्रॉब्लम है, वो हिंदी माध्यम से हटाइए या अंग्रेजी माध्यम से हटाइए, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो है, उसको, वो तो रियलिटी है, हमें उसको फेस करना पड़ेगा। लेकिन मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूंगा, जैसा कि सत्यप्रकाश जी बता रहे हैं कि अभी 300 कोरियन कंपनीज भारत में हैं। आप सोचिए, क्या भारत सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए है? क्या भारत सिर्फ पैसा कमाने के लिए है? आप आइए, अपना सामान प्रोड्यूस कीजिए, बेचिए, कंज्यूमर मार्केट को यूज कीजिए, लेकिन आप उसकी भाषा को अपनाइएगा नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कोरियाई सरकार उसको नहीं अपना रही, लेकिन कुछ मजबूरियां होंगी, फंड्स की मजबूरी होंगी, कुछ जस्टिफिकेशन होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमी होगी, कॉस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जस्टिफाई नहीं कर पा रहे होंगे। लेकिन बहुत जगह ऐसा भी होता है कि हर चीज अगर हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्विक रिटर्न की बात करते हैं तो वो प्रोडक्ट के तौर पे नहीं होता है। संस्कार, भाषा, संस्कृति, ये एक लंबा रिजल्ट देता है डिप्लोमेसी का। और जो ऑलरेडी समावेश हिंदी का कोरिया के साथ हो गया और कोरिया का भारत के साथ हो गया, उस समावेश को डिरेल नहीं करना चाहिए, जबकि आगे बढ़ाना चाहिए। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मित्रों, मैं अपना वार्तालाप हिंदी में समाप्त करता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वार्तालाप को, मेरे इस टॉक को प्लीज शेयर करें, कोरिया के मित्रों तक पहुंचाएं,
वहां के गवर्नमेंट तक पहुंचाएं, भारत के डिप्लोमेटिक मिशन तक पहुंचाएं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जो साउथ कोरिया डेस्क है उस तक पहुंचाएं, और आपस में इस पे डिबेट करें, डिस्कशन करें, और हमारे तरफ से जो बुसान यूनिवर्सिटी के जो हिंदी के छात्र हैं उनको संदेश दें कि हम उनके साथ हैं उनके स्ट्रगल में। मित्रों, इसके बाद इस हिंदी में वार्तालाप करने के बाद मैं अपने आप को स्विच ओवर करता हूं अंग्रेजी में, इसके लिए क्षमा चाहिएगा, लेकिन इंग्लिश में टॉक करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। सो माय फ्रेंड्स, प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल मॉडलिंगुआ and remain in touch with us so that in future also when we have some activities going on, you can come, chat, discuss and deliberate. And if you wanted to join discussions live with us, please do connect with us on our mobile number, that is 9953882481. This is India number. You can send WhatsApp message, text message. I will also like to add you to some forums where you can do discussions, deliberations. Now if you wanted to do something, you can still give it a try. अगर मेरे पास कोई मौका होगा, I will be in a position to put you in our boardroom and we can do some discussions.